काफी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि इस लड़की को देखो, एंड भाई आई गेट इट क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इसका कुछ ही टाइम पहले कोलैब आया है जिया के साथ। तो तुम लोग तो नोटिस नहीं करते जब तक कोई बड़ा क्रिएटर किसी को शाउट आउट नहीं दे और तुम लोगों ने किया भी नहीं। वेल मैं तुम लोगों को क्या ब्लेम करूं, मैंने खुद नहीं इसको देखा तो था बट मैं इसका नाम नहीं जानता था क्या है। मैंने इसको एक आध एड में देखा था, फेसबुक पे मेरे पास आए थे, कोई डिवाइस क्लीनर करके कोई एड था, उसमें था। मैं कहा होगी कोई उन्हीं कंपनी की कोई लड़की होगी शायद जो ये बना रही है, बट जिस तरह का इसने एड बनाया हुआ था ना, मुझे लग नहीं रहा था ये कोई रैंडम जो है मॉडल है जिसको उन्होंने हायर किया है फॉर एड। तो इसका थोड़ा कंटेंट देखते हैं और ये देखने से लग ही रहा है कि ये कुछ डिफरेंट चीज़ों पे बनाती है, जैसे कि वाई आई स्विच टू नथिंग फोन फॉर ए परमानेंटली, वाई जेंजी नीडेड हसन रहीम। ये देखते हैं यार, क्या हसन रहीम की ज़रूरत है हमारी, हम हसन रहीम के बगैर क्या रह नहीं सकते। और ये क्या, वाई एवरी हिट सॉन्ग हैज़ उमैर्स नेम ऑन इट, ये तो है क्योंकि वो अच्छा म्यूजिक बनाता है, सिंपल आंसर इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। वाई ह्यूमंस डोंट एक्चुअली डाई। और तुम देख सकते हो इससे पहले इसको कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, भले ये अच्छी वीडियोस बना रही थी बट नहीं आ रहा। आई आस्क्ड ऑल 5 जनरेशन द सेम क्वेश्चन अबाउट लाइफ, इज क्लाइमेट चेंज अ लाई। ये देखते हैं यार, ये तो जरूरी है हमारे लिए। 1980 से कॉन्स्टेंटली हम एक टिकिंग क्लॉक पे जी रहे हैं। दुनिया के बस 10 साल रह गए हैं। 12 years to save the planet. Global extinction is near. हमने ये इतनी बार सुना है कि it just became background noise. But मैं इधर हूँ in Kashmir. The air is cold. The mountains are timeless. So beautiful. And मैं यही सोच रही हूँ कि क्या situation actually इतनी बुरी है या हम सिर्फ ये loud noises से overwhelm हो गए हैं। क्लाइमेट चेंज की ये ड्रॉनी कहानी न्यू नहीं है। डिड यू नो कि एक्चुअली 1970s में साइंटिस्ट्स को ग्लोबल वार्मिंग का डर नहीं था बल्कि ग्लोबल कूलिंग का डर था। उनको लग रहा था कि सन ब्लॉक हो जाएगा और एक आइस एज ट्रिगर हो जाएगी। क्लियरली ये नहीं हुआ एंड उसके साथ साथ लोगों का पैनिक भी कम हो गया। फिर 80s में आया द ओजोन हाँ, क्योंकि हो क्राइसिस। सकता है उन्होंने उस चीज पे कोई वर्क किया होगा ना, जो काम करते हैं इस चीज से रिलेटेड, शायद करते हैं, आई डोंट नो अबाउट इट। हो सकता है उन्होंने उस चीज पे वर्क किया, उससे उस चीज को रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए, हो सकता है, ये मेरा गेस है। हमें चीख के हेडलाइन से बताया जा रहा था कि हम यूवी रेस से जिंदा पक जाएंगे एंड 2000s में फिर से मैसेज चेंज हो गया कि हम डूब जाएंगे। सी लेवल्स विल राइज, पोल्स विल मेल्ट, पूरी सिटीज ही डूब जाएंगी। वो नेचर तो होता रहता है हमारे, ये तो हमारे होता ही रहता है। नेचर अपने आप को हील करता रहता है बट ये आपको कोई भी नहीं बताएगा बिकॉज फियर इज द इजीएस्ट वेपन। मतलब आप ओजोन लेयर को ही ले लें। 80s में हमने डिस्कवर किया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जो फ्रिजेस एंड एरोसोल स्प्रेज में इस्तेमाल होते हैं, उनकी वजह से अर्थ की ओजोन लेयर शील्ड में एक मैसिव होल बन रहा है, स्पेशली अंटार्कटिका के ऊपर। नाउ दिस वाज वेरी टेरिफाइंग क्योंकि ओजोन नहीं, मतलब ये सेंस नहीं बनती। वैसे इसकी बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि देखो एक स्पेसिफिक जगह में क्यों होल बन रहा है, अगर ये पूरे अर्थ में यूज हो रही है तो क्या वो सारी फ्रीक्वेंसीज या जो कुछ भी है जो उसको डैमेज कर रही है वो मिलके एक जगह पे जाके हिट कर रही है जहाँ पे होल बन रहा है। ओजोन लेयर हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो इमेजिन इफ देयर इज अ ह्यूज होल इन द स्काई, तो वो रेज डायरेक्टली हम पर आएंगी एंड कितना बुरा होगा। बट 1987 में सबने मिलकर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन की जिससे ये केमिकल्स बैन किए गए एंड इसका रिजल्ट अकॉर्डिंग टू नासा 2023 तक ओजोन लेयर 50% से श्रिंक हो चुका है कंपेयर टू 2000 एंड अभी भी ये भी हो सकता है कि इस वजह से ही गर्मी बढ़ रही है शायद। इट्स रिपेयरिंग। 2060s तक ये फुली रिपेयर हो जाएगा। अब ये कोई डूम्सडे नहीं था, ये एक्चुअली एक जीत थी चुप करके थ्रू साइंस एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अंटार्कटिका, वो जगह जिसकी हमेशा से हमें क्लाइमेट हॉरर स्टोरी सुनाई जाती हैं। यस, कुछ पार्ट्स बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, वेस्टर्न आइस शीट का मास काफी तेजी से हर साल रिड्यूस हो रहा है, बट देयर इज अ ट्विस्ट। ईस्टर्न अंटार्कटिका द एक्चुअल लार्जेस्ट साइज पिछले कुछ सालों में नेट गेन दिखा रहा है। इनफैक्ट 2015 में एक नासा स्टडी के मुताबिक 1992 से 2008 के दरमियान अंटार्कटिका ने ओवरऑल आइस गेन की फ्रॉम स्नोफॉल, देन इट लॉस्ट फ्रॉम मेल्टिंग। रीसेंट डाटा एक मिक्स्ड पिक्चर दिखाता है। यस, आइस मेल्ट्स लेकिन न्यू आइस आल्सो फॉर्म। हाँ, Is the temperature increasing or decreasing? It's always doing one or the other. I have no concern. मतलब बेसिकली इसका यहाँ पे ये बताना है कि यार अगर आइस मेल्ट हो रही है ना, तो ये नेचर है कि पुरानी मेल्ट हो रही है तो नई आ भी तो रही है, क्योंकि वहां पे जो आइस है वो ऐसे तो जमा नहीं हुई ना कि किसी ने फ्रिज खोल दिया वहां पे जाहिर है बर्फबारी वगैरह होती रहती है तो पहाड़ बनते जाते हैं। मतलब ये लॉजिक बनाई जा रही है यहाँ पे, जो कि सही भी है। जब दुनिया शट डाउन हुई इन 2020 तो नेचर ने पॉज नहीं लिया बट इमीडिएटली अपने आप को बेहतर करना शुरू हो गई। इट वाज सो इनक्रेडिबल कि पोल्यूशन ड्रॉप ड्रामेटिकली।
दिल्ली एंड मिलान के पास NO2 लेवल्स फेल बाय 60%। हिमालयस 200 किलोमीटर दूर से नजर आना शुरू हो गए थे। एंड पाकिस्तान में कराची की हवा क्लियर्ड, लाहौर में स्टार्स नजर आने लग गए थे। ग्लोबली CO2 लेवल्स ड्रॉप्ड बाय 7% एंड ये शार्पेस्ट डिक्लाइन था सिंस वर्ल्ड वॉर 2। इन वेनिस मतलब ये वो है ना, डॉल्फिन्स वगैरह आ गई थी, वो जो सब हुआ था। तो ये तो इसलिए है ना कि इंसान भी डैमेज कर रहे हैं अर्थ को। और वो कैसे कर रहे हैं कि जैसे फैक्ट्रीज वगैरह चल रही होती हैं, उनका धुआं होता है, इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होता है उसकी वजह से। और बाकी जो छोटा मोटा स्मोक हम जो खुद बना के फूकते रहते हैं, वो भी इम्पेक्ट करता ही होगा कहीं ना कहीं। वो भी इम्पेक्ट आई गेस कहीं ना कहीं करता होगा। फिर हम लोग जो कार्बन छोड़ते हैं मुंह से, वो भी कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करता होगा। मीडिया में आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पर कभी अपने आप से ये पूछो कि इज इट रियली फेयर? बट ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। अर्थ का टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है सिंस द 1800। 1% का नाम सुन के तो आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा, बट ये बॉडी टेम्परेचर की तरह नहीं है। ये एक ग्लोबल फीवर है जो हर कंट्री को अफेक्ट करता है। 1 डिग्री की भी बात करें ना तो आइस मेल्ट्स फास्टर, वो सनलाइट को कम रिफ्लेक्ट करेंगे। द एल्विडो इफेक्ट। बट 1800 से यार, ये भी तो देखो ना कितने साल होते हैं। 1800 से 2000 आई गेस 200 साल होते हैं यार। 200 साल। एक बंदे की लाइफ स्पैन जो होती है एवरेज 60 to 70 होती है। ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी एंड उससे इवन फास्टर वार्मिंग। वार्मर एयर होल्ड्स मोर वाटर, तो इसका मतलब है कि ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा स्टॉर्म्स आएंगे, ओशंस गर्म होंगे तो मरीन लाइफ डिस्टर्ब होगी एंड गल्फ स्ट्रीम में करंट्स आएंगे। सिर्फ 1 डिग्री राइज से कैटेगरी 4 and 5 हरिकेन ज्यादा होंगे। 100 ईयर फ्लड्स अब हर 5 से 10 साल में होना शुरू हो गए। हाँ, ये तो कहीं ना कहीं है। डिस्ट्रॉय हो रही हैं बिकॉज ऑफ हीट वेव्स एंड ड्राउट। एक चीज से दूसरी चीज होती है, एंड सिर्फ 1 डिग्री की वजह से सी लेवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड 23 सेंटीमीटर से राइज हो चुके हैं सिंस 1880s एंड 1.2 मिलियन पीपल डाइड बिटवीन 2000 एंड 2019 ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजीज। तो इमेजिन के 2 डिग्रीज का भी फर्क आया तो कितनी तबाही होगी। एंड सिर्फ नंबर की बात नहीं है, स्पीड की भी बात है। अर्थ का क्लाइमेट हमेशा से चेंज हो रहा है, बट ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, डेकेड्स नहीं। पिछली आइस एज में अर्थ का टेम्परेचर सिर्फ 4 डिग्री से कम हुआ था ओवर 5000 इयर्स। हमारे पिछले 150 साल में 1.1 डिग्रीज का फर्क आ गया है। फिर एंड तो उसका है। मैक्सिमम पिछले कोई 50 साल में ही हुआ है। बट ये सब आपको ऑलरेडी पता था, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, और मुझे जो नहीं बात पता आपको था। शायद नहीं पता होगी कि नेचर एक विक्टिम नहीं है बट एक फाइटर भी है। फॉरेस्ट अडेप्ट करते हैं, ट्री लाइन्स मूव अपवर्ड, स्पीसीज माइग्रेट, कॉरल्स डिस्ट्रॉय होती हैं यस, लेकिन बहुत सारी रीफ्स रीग्रो भी करती हैं जैसे ही ओशन टेम्परेचर स्टेबलाइज होता है। रिवर्स अपना कोर्स चेंज करते हैं, एनिमल्स पैटर्न चेंज करते हैं। हमारा ये बिग ब्यूटीफुल अर्थ हमारे से बहुत बहुत पुराना है। इसने बहुत कुछ सरवाइव किया है, आइस एजेस, वोल्केनिक विंटर्स एंड मास एक्सटिंक्शन। एंड हमें लग रहा है कि हम इंसान इसको तबाह कर सकते हैं। इस प्लेनेट ने अपने आप को बहुत बार रीसेट किया है, एवरी सिंगल टाइम ये एक न्यू फॉर्म में आता है। द अर्थ इज नॉट फ्रैजाइल, इट्स रिजिलियंट, इट्स अलाइव। पर हम क्या कर सकते हैं? पैनिक करके कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जो स्टोरी मीडिया ने आपको रटवा दिया ना कि सारी आइस मेल्ट हो गई है, सारा पानी खत्म हो गया है, आपका मुल्क अगले साल या तो जल जाएगा या अंडर वाटर हो जाएगा। आप जब भी ये स्टोरी सुनते हो ना नहीं, हमें वैसे इसके देखने को तो मिलते हैं असरात थोड़े से। जैसे कि अभी लाहौर में एक सोसाइटी थी ना, वो जो नदी थी ना उसके गुजर पे बनाई हुई थी। तो नदी ने तो गुजर करना ही करना है। तो क्या हुआ कि जब बारिशें हुई तो नदी का लेवल राइज हो गया। अब नदी गुजर रही थी वहां से, उसका भी लेवल राइज हो गया। वो राइज हुआ तो वो फिर जो है उस सोसाइटी को तबाह करते हुए गुजरा है वहां से, क्योंकि गुजर तो उसका वहीं से ही है। फिर आप भले वहां पे बैरिकेड्स लगा दो, कुछ भी लगा दो, उसने उसको तबाह करते हुए जाना ही जाना है। तो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट पड़ता है यार, कहीं ना कहीं तो ख्याल करना जरूरी है। हाँ, छोटे लेवल पे ऐसा हो सकता है कि चलो हम निगलेक्ट कर भी दें कि जैसे थैली वेली यूज नहीं करो, ये वो, चलो छोटे लेवल पे इसको नहीं देखते। लेकिन बड़े लेवल पे कि आप ऐसी जगह पे कि आप जंगल के बीच में कई करोड़ों किलोमीटर तक जो है डिफॉरेस्टेशन कर दो कि यहाँ पे जी थे सोसाइटी बनेगी बहुत बड़ी, तो फिर तो आप कहीं ना कहीं उसमें हिस्सा डाल ले हो ना, क्लाइमेट चेंज में या फिर कह लो ग्लोबल वार्मिंग में। इन सब चीज़ों में आपका भी हिस्सा कहीं ना कहीं आ रहा है। और एमिशंस वगैरह की भी जहाँ तक बात रही वो भी अगर बड़े पैमाने पे हो रहे तो उनसे भी कहीं ना कहीं इम्पेक्ट पड़ रहा है। खैर, ये तो साइंसी बातें हैं। हमें तो लाइट ही नहीं मिलती यहाँ पे 2 घंटे की सही से। हम क्या ही ये सब क्लाइमेट चेंज वगैरह पे अपने आप को एजुकेट
एजुकेट करें, पहले हमारी बेसिक नीड्स तो पूरी हो जाए जो हैं। तो पाकिस्तानियों को ये चीज़ इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं लगी, इसीलिए शायद इस पे कम व्यूज़ और रीच वगैरह है, ये इतनी रिकग्निशन इस वीडियो को इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये अभी किसी को भी, क्योंकि ये इससे अभी किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता, खासकर पाकिस्तानी को। वो अपनी ही टेंशनों में पड़ा हुआ है। उसका क्या मसले हैं कि जी मेरे घर पे लाइट आ जाए, मेरे घर पे बिल पे हो जाए, बस ये ज़्यादातर पाकिस्तानी अवाम ना इसी चीज़ों में फंसी हुई है। क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर, ये पढ़ा तो है उन्होंने, बट उनके जहन में ये चीज़ें नहीं है कि अंटार्कटिका में कहीं पे जो है वो जो है आइस मेल्ट हो रही है। इनको सिर्फ एक ही आइस का पता है भाई, वो ये पीता है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बना रही है ना जो कंटेंट, अभी तक जो मैंने एक वीडियो इसकी देखी है, काफ़ी सही है, एजुकेशनल है और उसमें इसका अपना ओपिनियन भी है। ऐसा नहीं है कि ये किताबों से पढ़ के सिर्फ आपको रटवा रही है चीज़ें, इसने अपना भी ओपिनियन रखा है कि मैं क्या सोचती हूँ उसके बारे में, जो कि अच्छी बात है। द सरप्राइजिंग रीजन वी ड्रिंक सो मच चाय, मतलब उन चीज़ों के बारे में बात करना जो कोई सोच नहीं रहा इतना, या फिर उन चीज़ों के बारे में ही बात करना जो कि लोग सोच लेते हैं। जैसे कि जेनजी को हसन रहीम क्यों, हसन रहीम जेनजी के लिए क्यों ज़रूरी है, ये सुनते हैं ज़रा, इसमें भी कोई साइंसी बात होगी। बहुत साल पहले अगर आपको पाकिस्तान में एक सक्सेसफुल सिंगर बनना था, आपको ऊंचा गाना है, डीप गाना है, ज्यादा दर्द दिखाना है, बहुत ज्यादा दर्द दिखाना है, ज्यादा पावरफुल होना, एंड देन एक लड़का आता है, उसकी आवाज बिल्कुल भी ऊंची नहीं है, वो अपने सेंटेंसेस भी नहीं खत्म करता, ऑलमोस्ट लाइक ही डजंट केयर, एंड समहाउ हर कोई उसको सुन रहा है। इसको छोटे अल्फाजों में इस तरह रखा जा सकता है कि भाई इट्स ऑल अबाउट वाइब। हसन रहीम जब वाइब देता है तो उसको सुन लेते हैं। बहुत सारे इसके गाने हैं जो कि वाइब नहीं देते। आप ऐसे कैसे सुनोगे ना आपको दर्द होगा, लेकिन गाना आपको कोई ड्रामेटिक इमोशनल आइडेंटिटी पर फोर्स नहीं कर रहा। आप विशेस सुनते हो तो देयर सैडनेस, नॉस्टैल्जिया, रोमांस एंड कंफ्यूजन, बट गाना इतना सॉफ्ट है कि आप एक्सपोज नहीं फील करते। जेनजी को डीप होने से मसला नहीं है, उनके पास बस एनर्जी नहीं है, ये कांस्टेंट। अच्छा, तो सिंपली ये बता रही है कि जेनजीज जो है वो हसन रहीम को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हसन रहीम उसी तरह अपनी बात डिलीवर करता है गानों में जैसे जेनजीज आजकल करते हैं, कि मतलब वो इतना इमोशनली अपने आप को ओपन नहीं रखते। जैसे कि अगर वो सैड हैं तो वो बताते नहीं है कि यार मैं सैड हूँ यार, बल्कि वो कैजुअली दिखाते हैं। कैजुअली कैसे कि मीम शेयर करके, सॉन्ग शेयर करके, इस तरीके से। और हसन रहीम अपने गानों में एग्जैक्टली यही चीज करता है कि दुख वगैरह शेयर करता है बड़ा कैजुअली, मतलब उसकी म्यूजिक की टोन वगैरह जैसे ऐसे कैसे हो गया, वो सब एक नॉर्मल इंसान सुनेगा तो वो वाइब करेगा, बट एक बंदा जो कि उस चीज से रिलेट कर पा रहा है वो भी उसको एंजॉय करेगा और वो उसको पसंद करेगा फिर कि यार इसने कितनी कैजुअली इस बात को जो है रख दिया है विदाउट एक्सपोजिंग हिमसेल्फ के ये ब्रोकन है या ये हर्ट है। बहुत सही एक्सप्लेन किया है और ऐसा शायद हसन रहीम करता भी है, मैंने नोटिस नहीं किया क्योंकि मैं गाने सुनता हूँ उसके अगर तो मैं वाइब के लिए सुनता हूँ, बेसिकली मैं सारी वाइब के लिए सुनता हूँ। और यही वजह है कि जब मैं थोड़ा डिस्टर्ब होता हूँ तो मैं गाने वाने या मीम शेयर नहीं करता, मैं बस अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं जेनजी में काउंट नहीं होता क्या? विशेस की लिरिक वीडियो ऑन यूट्यूब पे उनके 129 मिलियन व्यूज, बट डिड यू नो कि इसकी म्यूजिक वीडियो भी है? आई मीन यू प्रोबब्ली डिडंट, क्योंकि उसके सिर्फ 20 मिलियन व्यूज। तो डज दिस मीन कि लोग इनके गाने देखना नहीं पसंद करते, वो ह्यूज विजुअल स्पेक्टिकल्स नहीं है, वो सिर्फ सुनते हैं टू द ऑडियो? बट ये भी हो सकता है कि विशेस की लिरिक वीडियो उन्होंने सितंबर में रिलीज एंड 4 months लेटर उन्होंने म्यूजिक वीडियो रिलीज की इन दिसंबर। इस तरह के गानों को मैं कैटेगरी में रखती हूँ कॉल्ड रिटेंशन म्यूजिक। अटेंशन तब होती है जब आप एक गाने को क्लिक करते हो क्योंकि इट्स ट्रेंडी, बट रिटेंशन म्यूजिक होती है जब आप बार बार उस गाने को आके सुनते हो, यानी गाने की फीलिंग लोगों को पसंद होती है। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि म्यूजिक वीडियो से एक मोमेंट बनता है बट रिप्लेबल सॉन्ग उससे हैबिट बने। एंड स्पीकिंग ऑफ म्यूजिक वीडियोस, उनकी हर म्यूजिक वीडियो इज जस्ट वियर्ड। कुछ भी चल रहा होता है, इट्स लाइक वो रिबेल कर रहे हैं अगेंस्ट द एंटायर म्यूजिक इंडस्ट्री कि मैंने नहीं करना इम्प्रेस, मुझे नहीं बनानी हाई प्रोडक्शन। लाइक उसका जो ऐसे कैसे ही ले लो, क्या है ऐसे कैसे, इट्स जस्ट अ वन शॉट और उसमें बस वो सड़क पे खड़ा हुआ है डीएचए में कहीं पे एंड ही इज जस्ट वाइबिंग भाई, कुछ भी नहीं कर रहा। और वो एक ही शॉट है, बाइक वाला गुजर रहा है उसको यूं देख रहा है, बाइक वाला भी कैजुअली गुजर रहा है, वो भी कोई स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। चलते फिरते लोग जा रहे हैं, ये एक ही जगह सर्कल में घूमे जा रहा है, एक ही गली के अंदर शूट कर ली पूरी म्यूजिक वीडियो। और उसमें ये इस तरह सोचता होगा कि म्यूजिक वीडियो डजंट मैटर, जो इसका पहला एक्सपीरियंस था। ये ऐसे ही सोचता होगा कि यार मैटर नहीं करता आप क्या कर रहे हो वीडियो में, लोग आपका गाना सुन रहे हैं। तो म्यूजिक वीडियो के अंदर आप कुछ भी करो लोग नहीं नोटिस करें, और ये चीज वाकई में होती है। मुझे बताओ तुम लोगों ने कितनी दफा म्यूजिक वीडियो को देखा होगा किसी की और उसको मेमोराइज किया होगा कि इसमें कुछ हुआ है? नहीं, तुम्हारे लिए मैटर क्या करता है? गाना। अफसाने हो गया, अफसाने के अंदर एक वीडियो में उन्होंने म्यूजिक अफसाने के अंदर उन्होंने वीडियो के अंदर एक स्टोरी बयान की है एक पोड्री लड़के की जो कि गलत कॉन्सिक्वेंसेस में चले
चले जाता है अपनी हरकतों की वजह से। और एंड पार्ट भी उसका मुझे तो नहीं समझ आया कि वो खेतों में खड़ा हुआ है और वो यूनुस को देख रहा है और यूनुस जो है रैंडमली चलता फिरता जो है शायरी वो कर रहा है। मतलब आप अगर समझना भी चाहो तो बहुत सारे पार्ट आप मेमोराइज नहीं कर पाते। मुझे अभी मेमोराइज नहीं है पूरी के अफसाने है क्या, बट मुझे उसका गाना पूरी तरह मेमोराइज है। तो लोग ज्यादातर गौर लिरिक्स पे ही करते हैं और ये चीज शायद हसन रहीम समझता है, इसलिए उसकी वीडियो इतनी रैंडम होती है कि बस स्क्रीन पे कुछ भी आए। ये है कि लोगों को देखने के लिए कुछ मिल रहा है ना, उनके लिए एक कह लो डिस्ट्रैक्शन ही है एक तरह की, सुनते हुए कुछ के वीडियो में कुछ चल रहा है, और ये इसको शायद इसी तरह लेता है कि कट करके कुछ शॉर्ट्स लगा दो। काफी सही है ये अगर इसको समझो तो। स्मॉल पर्सनल स्टोरी, लेकिन मैं म्यूजिक बहुत कम सुनती थी क्योंकि या तो म्यूजिक फुल पॉप है विद लिरिक्स दैट मेक नो सेंस, या तो बहुत दर्द भरे लिरिक्स। बट देन मैंने जूना सुन, देन ऐसे कैसे, देन पैसा, एंड देन आई रियलाइज ये गाने तो बहुत आसान है। एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता हसन रहीम ने और म्यूजिक रिलीज। मेरा भी शायद ऐसा ही सीन था। मैंने भी एक टाइम काफी टाइम म्यूजिक सुना ही नहीं, मैं म्यूजिक के बगैर रह लिया करता था। बट फिर हसन रहीम कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूडेड है क्योंकि मैंने उसके काफी गाने सुने हैं, और अब ये है कि मैं ज्यादातर इसको सुन लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा फेवरेट है ये, बट ये है कि अगर मुझे वाइब करने वाला कोई गाना सुनना है ना तो मैं इसके गाने सुनूँ, क्योंकि हिप हॉप वगैरह मैं इतना नहीं सुनता यार। मुझे बस ये है कि हाँ एक आध दफ़ा सुन लिया बस ठीक है, मैं पूरा वाइब नहीं करता उस पर बैठ के कि सिर्फ हिप हॉप ही सुनना है, क्योंकि उसमें क्या होता है शराब ये वो, और मैं ये हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। बस यही है कि मेरी ज़िंदगी भाई बहुत मुश्किल रही है। सिंपल हिप हॉप में ये होता है, इसलिए मैं ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करता। वाइल हसन रहीम क्या करता है, ये वाइब भी बनाता है, इसके गाने कैची भी होते हैं, मतलब ईजी होते हैं और समझ ना भी आए। और शायरी अगर आप समझने बैठोगे तो समझ तो जाओगे, बट ये है कि ये जिस तरह से बोलता है ना, वो इसका अपना कोई अलग स्टाइल है जो कि बंदे को वाइब करवा देता है, जो कि अच्छा है यार, बुरा नहीं है। अगर ये गाने आधे अधूरे गाता है तो ये बुरे नहीं गाता। इसकी एंड आई लिसन कि एट दिस पॉइंट मेरा पूरा स्पॉटिफाई इज जस्ट हसन रहीम, एंड मे बी मेरे अलावा और भी बहुत पाकिस्तानियों को वो वापस उर्दू पे लेके आया, व्हिच इज प्रीटी कूल। व्हाट डू यू थिंक? आपको हसन रहीम क्यों पसंद है या क्यों नहीं पसंद? भाई मुझे तो वाइब चाहिए, बस इसलिए पसंद है कि भाई उसकी वाइब अच्छी है और आवाज भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइब ही होती है, सब कुछ आवाज भी मैटर करती है। वरना हसन रहीम की तरह आप जुनैद अकरम से गवा लो, आवाज मैटर करती है ना यार। तो इस लड़की की जहां तक मैं बात समझा हूँ वो ये है कि ये सिंपल चीजों को भी कॉम्प्लेक्स करती है हमारी नजर में, और फिर उसको सिंपल करके दिखा देती है। मतलब ये बात अपने आप में ही कॉम्प्लेक्स है जो मैंने करी है, बट इसका ये तरीका है कि जो चीजें हमें नजर आ रही है ना उसको पहले कॉम्प्लेक्स करके दिखाना है कि यार ये बहुत मुश्किल है समझना, फिर हमें इजी करके समझाना है कि भाई देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि ये मुश्किल क्यों है समझना, जो कि हम ऑलरेडी समझ के बैठे हैं अपने माइंड में, बट हमें किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, हमारे माइंड में वो चीज़ ऑलरेडी फीड हुई भी है। सही है, जैसे कि इसकी क्लाइमेट चेंज वाली बात, वो उससे हम कहीं ना कहीं अवेयर हैं। मैंने भी बहुत बार ये सोचा है कि यार ये मतलब क्या क्लाइमेट चेंज क्या अभी होने लगा है, मतलब अर्थ कोई अभी तो नहीं बनी है ना, अबे इतने सालों गुजर गए, अर्थ को हजारों साल गुजर गए, अभी ही ये हरकतें होनी है कि मतलब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इस तरफ की ग्लोबल वार्मिंग और इस सब की तरफ हम जा रहे हैं। जब पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं थी तब क्या ये नहीं होता था? तो ये बात थी दिमाग में, बट इसकी डिटेल सफाई जो थी ना, मतलब हम अपने आप को ही नहीं समझा पाते कि यार हमें इस पे शक हो रहा है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हमें इस पे शक क्यों हो रहा है, हम अपने आप को समझा नहीं। तो ये उसके लिए बैठी हुई है समझाने के लिए कि भाई ऐसा क्यों सोचता है। अब ये चाय वाली देखते हैं, चाय में भी कुछ ये साइंटिफिक चीजें बताएगी आगे। हमारे घरों में जितनी ज्यादा चाय पी जाती है, वन वुड अस्यूम कि हम बहुत ज्यादा चाय होगा। सरप्राइजिंगली हम चाय खुद नहीं उगाते। ये तो है। चाय में बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं दैट अफेक्ट द ब्रेन। कैफीन सबसे पहले नाम तो सुनाओ, ये एक ऐसा स्टिमुलेंट है जो एडोसिन को ब्लॉक करता है। एडोसिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग को थकावट के सिग्नल्स देता है। उसको ब्लॉक करने से कैफीन से आप ज्यादा अलर्ट होते हो, यू कैन फोकस बेटर एंड नींद भी। दूसरा कंपोनेंट है अमीनो एसिड कॉल्ड L-theanine, जिससे आपको रिलैक्सेशन एंड काम। और हाँ, इसकी मैं बात काटता हूँ। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार हम तो चाय पीते हैं तो हमें नींद आती है, या हम सोने से पहले चाय पी लेते हैं। तो वो शायद इसलिए कि अब जितना कैफीन आपके चाय में होता है वो आपके ब्रेन के लिए शायद इनफ नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपकी आदत नहीं रही इतने, मतलब आपके ब्रेन को अब वो शायद इनफ नहीं लग रहा आपकी स्लीप रोकने की, तो मे बी यू नीड मोर चाय, मोर कैफीन। ये भी हो सकता है। ये जस्ट मेरी एक थ्योरी है, ये
साइंटिफिकली प्रूवन कोई बात नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद जितना हम कैफीन पूरे लाइफ में चाय के थ्रू अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी हमारे ब्रेन को अब आदत नहीं रही, या हमें उसके अंदर अब सुकून नहीं मिलता वैसा जैसा हमें फर्स्ट टाइम पीने पे मिला था, क्योंकि वो नई नई चीज़ थी शायद ब्रेन के लिए। अब ब्रेन आदी हो चुका है, मे बी इट नीड्स मोर, मे बी हमारा शायद कैफीन जो कंजम्पशन है, जो इसकी हमें नीड है, वो लेवल बहुत राइज हो चुका है और वो लेवल अभी टच नहीं हो पा रहा। वो लेवल जब टच होगा फिर हमें उतना काम मिलेगा, या फिर जो भी हमें नीड है कि हमारी नींद उड़ जाए, एक्टिव फील करें, उसके लिए हमें ज़्यादा की ज़रूरत है। मैंने अभी चाय पी है थोड़ी देर पहले, लेकिन मुझे नींद चढ़ रही है। अब बताओ, तो ऐसा में भी हो सकता है, ये जस्ट मेरी अपनी थ्योरी है, ये मैंने कहीं से सुना नहीं है। तो इसके लिए शायद हमें चाय का और इनटेक बढ़ाना पड़ेगा और ज़्यादा कैफीन लेनी पड़ेगी चाय की सूरत में या एनर्जी ड्रिंक्स की सूरत में, जैसे भी हो। एक्सपेरिमेंट करके तो मतलब देख सकते हैं ना, कि मतलब अगर मैं एक और कप चाय लेकर आ जाऊँ और पीऊँ, फिर मैं एक और लेकर आ जाऊँ, फिर पीऊँ, फिर शायद हो सकता है कि शायद मैं थोड़ा सा एक्टिव फील करूँ, शायद फिर मेरी नींद उड़ जाए। calmness फील होती है विदाउट फीलिंग प्राउड। इसीलिए चाय कॉफी से फर्क है। कॉफी से शार्प एनर्जी स्पाइक्स मिलते हैं एंड चाय से स्मूदर, कामर, अलर्ट। एंड देन अच्छा। चीनी, वैसे तो चीनी नहीं पीनी चाहिए, बट अगर आपको मीठी चाय पसंद है तो यू आर प्रोबेबली हैप्पियर, क्योंकि चीनी से डोपामीन ट्रिगर होता है एंड डोपामीन से आप खुश होते हो। अ सेंस ऑफ रिवॉर्ड एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ कैफीन, एल-थियानाइन एंड शुगर। अच्छा, मैं ये क्यों सोचता हूँ ये भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत अजीब लगी होगी मेरी बात, क्या भाई ये क्या बोल रहा। तो मेरा ये है इस पे टेक कि मैंने ना ये चीज़ देखी है कि इंसान जब एक चीज़ को कंज्यूम करता है ना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, तो उसको फिर उतने कंजम्पशन पे जितना वो कंज्यूम करता आ रहा है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। फिर उसका लेवल राइज हो जाता है सेटिस्फेक्शन का, और फिर उस लेवल को रीच करने के लिए वो उस चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करता है, फिर और राइज हो जाता है, और ऐसा चलता रहता है। ये मेरी थ्योरी है, ठीक है। दोबारा बार बार बता रहा हूँ, मुझे पागल मत बोलना कि भाई क्या देखता है तू है, ये मैं सोचता हूँ। तो मुझे लगता है कि चाय के मामले में भी ऐसा है कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो है उस चीज से जो भी हमें मिलता है, कह लो कामनेस मिलती है, या वो जो बार जो हिट होता है ना उस अमाउंट के कैफीन से जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो राइज हो चुका है। हम उतना कर नहीं पा रहे शायद डेली बेसिस पे, इसलिए शायद हमें फर्क नहीं पड़ रहा शायद, ये भी हो। तो मैं ये इसलिए ऐसा सोचता हूँ क्योंकि ये मैंने चीजें सुनी हुई हैं कि जो है एक सर्टेन टाइम तक अगर आप सेम चीज़ कंज्यूम करते रहो तो फिर आपका जो है सेटिस्फेक्शन लेवल उस चीज़ से बढ़ जाता है थोड़ा सा। मतलब बॉडी को और चाहिए होता है आपको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए जो आपने फर्स्ट टाइम में एक्सपीरियंस किया था उस चीज़ से। ये हर चीज़ पे लागू होती है जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। Creates a really powerful mix, energy plus calmness plus pleasure, and इसीलिए चाय लोगों के साथ बैठ के पीने में बहुत मजा आता है। But for millions of workers all over पाकिस्तान ये functional energy है, वो चाय पीते हैं अपने काम को बेहतर करने के लिए। ट्रक ड्राइवर्स जो पूरी रात गाड़ी चलाते हैं, वो तो चर्च पीते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स जिनकी ओवरनाइट शिफ्ट्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर, स्टूडेंट्स जिनको कंस्ट्रक्शन वाले गुटखा खाते हैं। जो लोग रोज सुबह चाय जागने के लिए पीते हैं, फिर शाम को थकावट दूर करने के लिए, फिर रात को जहन को सुकून देने के लिए। एक दिन में 3 कप चाय इज नॉट नॉर्मल। किसी चीज का भी एक्सेस हमारी बॉडी के लिए अच्छा अबे मैं तो बहुत पीता हूँ, मेरे लिए तीन तो मैं नहीं पीता भाई, 3 से ज्यादा ही खींच जाता हूँ मैं। नहीं होता कि आप किसी चीज को एज अ क्रच यूज कर रहे हो टू लिव लाइफ, आप उसके बगैर जी नहीं सकते। कैफीन डिपेंडेंसी इज मोर कॉमन देन यू थिंक। अगर आपके मामा का एमी मूड खराब है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उन्होंने उस दिन की चाय नहीं। हर चाय के कप में 40 से 60 मिलीग्राम ऑफ कैफीन होता है। जो लोग मल्टीपल टाइम्स पीते हैं उनकी बॉडी रिलाई ऑन कैफीन टू फंक्शन प्रॉपर्ली। रिमेंबर आई सेड कि कैफीन से एडेनोसिन ब्लॉक होता है। वेल हमारी बॉडी वही ना मेरी थ्योरी जो थी। अब देखो मैं ये बैठे बैठे थ्योरी नहीं बना रहा, इट मेक्स सेंस टू मी। तो वही बात आ जाती है ना कि बॉडी डिपेंड हो गई है उस चीज पे, और अब उसको मोर अमाउंट ऑफ कैफीन चाहिए टू काम यू डाउन या मेक यू मोर एक्टिव। तो आप डिपेंड हो गए उस चीज पे, और अब आपको जब वो चीज नहीं मिल रही तो आपका फिर दिमाग बोलने लगता है कि मुझे वो चीज चाहिए, और उस चक्कर में फिर आपके अंदर जो है दिमाग के अंदर जो है शॉर्ट सर्किट होने लग जाते हैं और आपका दिमाग खराब होने लग जाता है। एंड इट अप्लाइज टू एवरीथिंग, सही है, नॉट जस्ट चाय। मैं यहाँ पे निकोटीन की भी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिर भारी नशों की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हर चीज की बात कर रहा हूँ कि जो भी आप कंज्यूम करते हो ना, फिर बॉडी को उस चीज की आदत हो जाती है और एक सर्टेन लेवल बन जाता है कि आप इतना लेवल कम से कम टच करो तब जाके आपके बॉडी को सुकून मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये चीज मैंने नोटिस की है नशइयों में, सही है, चर्स वगैरह की चीजों में। जैसे मेरे कुछ दोस्त होते
होते थे जो इन सब चीजों में थे, नशे वगैरह में। मैं नहीं हूँ भाई, सही है, होता तो बता देता, ठीक है। खैर, तो मैंने ये देखा है कि जब बंदा ज्यादा कंज्यूम करने लगता है ना नशे वगैरह, तो फिर उसको उस नशे से एक टाइम आता है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती और बॉडी उस चीज पे डिपेंड करने लग जाती है कि यार अभी सिगरेट पीने का दिल कर रहा है, चाय पी रहे हैं, आदत डाल ली के साथ में सिगरेट भी हाथ में होनी चाहिए, फिर दिल करता है ऑटोमेटिकली कि हाथ में सिगरेट हो जब चाय का कप सामने पड़ा हुआ हो। आदत डाल देते हो ना, अब बॉडी की एक कह लो मेमोरी बन जाती है, एक मसल मेमोरी बन जाती है कि भाई जब हमारे हाथ में चाय हो तो हमारे हाथ में सिगरेट भी होनी चाहिए, वरना आपको खुद अजीब सा लगने लग जाता है। और ये जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज बताएंगे कि हाँ यार ये होता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बॉडी के अंदर इस चीज की आदत डाल दी है। चलो ये तो बॉडी की आदत की बात हो गई ना। दूसरा हम एक और चीज को डिस्कस करते हैं। मैं साइंटिफिकली तो बात नहीं कर रहा, ये जस्ट मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसमें मेरा ये है सोचना कि जब आपका दिमाग जो है एक सर्टेन लेवल के नशे का आदी हो जाता है जिससे उसका डोपामिन लेवल बढ़ता है, जैसे कि चर्च की बात करें, दिमाग के कौन से हिस्से में चर्च जाके इम्पैक्ट करती है मुझे इसका नहीं पता, बट मेरा ये है मानना कि जब आप चर्च वगैरह पीते हो ना तो एक लेवल होता है सेटिस्फेक्शन का जो बार आपका सेट हो जाता है, फिर आप जितनी ज्यादा कंज्यूम करते हो वो बार हाई होता जाता है, फिर जब आप उसको कम कंज्यूम करते हो या नहीं करते हो तो फिर वो बार हिट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपको अजीब अजीब चीजें आपके दिमाग में होने लगती हैं क्योंकि उसको वो चीज चाहिए। तो या तो वो उस चीज को खुद ही एडजस्ट करने की कोशिश करता है किसी तरीके से, या तो वो उस चीज के लिए आपसे डिमांड करता है। अब उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे वो आपसे डिमांड कर रहा है, डिपेंड्स कि आप क्या कितना स्ट्रॉन्ग नशा करते हो, जैसे कि हार्मफुल भी होते हैं बहुत ज्यादा, हीरोइनची वगैरह की जैसे मैं बात करूँ तो। और इससे फिर आपका हैप्पीनेस लेवल जो होता है ना, हाँ मेरी थ्योरी मुझे याद आई, और आपका मतलब डोपामिन की जो मैं बात कर रहा था ना, फिर आपका हैप्पीनेस जो है ना, क्योंकि जब आप चर्च वगैरह पीते हो ना या फिर नशे वगैरह करते हो तो आपके इमोशंस और एनहेंस हो जाते हैं। वीड वगैरह से तो कामनेस होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड कर जाती है, वीड पे आपकी कामनेस जो भी होती है। खैर, जब आपका डोपामिन वगैरह राइज हो जाता है, आपके इमोशंस इनहेंस हो जाते हैं नशे से, तो फिर ये होता है कि आपके वो इमोशंस डिपेंड हो जाते हैं उस केमिकल पे जो आपको एक सर्टेन नशे से मिलता है। फिर जब वो उसको नहीं मिलता तो आप हैप्पी फील नहीं करते, या फिर आपके अंदर वो केमिकल रिलीज नहीं होता, जैसे डोपामिन लेवल वो रीच नहीं होता जिसपे आप खुश थे जब आपको वो चर्च वगैरह मिली थी। और फिर अगर लॉन्ग टाइम तक नहीं मिलती तो फिर आपके अंदर आप वो चीज फील करने लगते हो कि यार मैं अब खुश नहीं हूँ, या मेरे अंदर वो चीज नहीं आ रही जो आनी चाहिए थी। और इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आप चर्च पी के अगर आपके इमोशंस इनहेंस करके बैठे हुए हो ना, और आपने कोई दुखियारी चीज देख ली, कोई बहुत ही सैड चीज देख ली, कोई बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग चीज देख ली, तो रिमेंबर मैंने कहा था आपके इमोशंस इनहेंस हो जाते हैं, तो वो आपके इनहेंस हुए में तो आपको सैडनेस भी ज्यादा फील होगी। यही वजह है कि जब लोग शराब पीते हैं तो बहुत जोर जोर से रोते हैं और बहुत जोर जोर से हंसते भी हैं, क्योंकि इमोशंस इनहेंस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अब इसकी साइंटिफिक थ्योरी क्या है, ये क्यों होता है, ये मुझे नहीं पता, बट ये चीजें मैंने नोटिस करी हैं और ये मुझे मेरे सामने की बातें भी हैं ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं हवाओं में बातें कर रहा हूँ। तो सारी बातों की एक बात ये है कि भाई अपने इमोशंस जो है ना आर्टिफिशियल चीजों पे मत डिपेंड करवाओ, जैसे कि आपका डोपामिन, आपके इमोशंस, आपकी कामनेस जो आपको ऑटोमेटिकली मिलती है या फिर आप किसी और चीज के थ्रू ले सकते हो, आपका जो है थकावट दूर करने का तरीका वो भी डिपेंड आप करवा रहे हो, तो वो भी हार्मफुल कहीं ना कहीं हो सकता है। फिर आपकी मसल गेनिंग, मसल गेनिंग भाई, जो लोग स्टेरॉइड्स वगैरह ले लेते हैं, इंजेक्ट करने लगते हैं अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन, और फिर एक टाइम आता है उनकी बॉडी देखती है कि यार टेस्टोस्टेरोन खुद ही आ रहा है, मैं नहीं बना रहा, फिर जब वो इनटेक बंद कर देते हैं तो फिर उनके बाल झड़ने लग जाते हैं, या फिर उतना इनटेक नहीं करते जितना उसकी बॉडी की डिमांड है, तो फिर भी बाल झड़ने लग जाते हैं, मसल्स जो है वो ढीले पड़ने लग जाते हैं, तो फिर उनको उसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। और फिर कुछ लोग तो नामर्द भी हो जाते हैं यार, बच्चे भी पैदा नहीं होते बहुत लोगों के। क्यों? क्योंकि उनके टेस्टोस्टेरोन जो है वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं है जो बन रहा था पहले, भले कम बन रहा था बट उतना ही बन रहा था, बट बन रहा था, ये मैटर करता है। तो यही है सारी बातों की एक बात कि यार अपने आप को ना डिपेंड मत करवाओ आर्टिफिशियल चीजों पे, क्योंकि अगर वो आपको नहीं मिलेगी ना आपकी नीड के हिसाब से, बॉडी की नीड के हिसाब से, तो फिर काफी चीजें खराब हो सकती, प्रोडक्टिविटी खराब हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ भी काफी उससे इम्पैक्ट कर सकती है, नशे भी हो गए इसमें आ जाते हैं, कैफीन भी इसमें आ जाती है, हर चीज ओवर करना भी फायदेमंद नहीं होता आपकी बॉडी के। रिसेप्टर्स बनाना शुरू हो जाते। सो अगर आपने कैफीन छोड़ी तो आपको सर में दर्द, फटीग, इरिटेशन, मूड स्विंग्स होंगे, बिकॉज योर बॉडी इज एडिक्टेड। एंड देन देयर इज अनदर साइड इफेक्ट जिसकी हम ज्यादा बात नहीं। अगर आप चाय हर खाने के फौरन बाद पी लो तो उस खाने से आयरन एब्जॉर्प्शन कम होती है,
पाकिस्तान में ऑलरेडी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एक कॉमन चीज है एंड चाय में टैनिन्स एंड पॉलीफिनॉल्स होने की वजह से इट मेक्स इट वर्स। बट अगर आप चाय खाने के 30 से 60 मिनट्स बाद पियोगे तो you're gonna avoid this problem and दांत जरूर ब्रश किया करो चाहे ओ बट हाँ डोंट वरी, अगर आप मॉडरेट अमाउंट्स में चाय पीते हो, रोज एक कप, चीनी कम, दूध एंड पानी साफ इस्तेमाल करते हो तो you'll be I absolutely love चाय एंड I love अपने दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीते हुए बातें करना। आपकी भी ऐसी बहुत मतलब सारी अजीब बात ये है कि हम लोगों को इस सब के साइड इफेक्ट्स पता है बट हम लोग ये चीज नहीं लेते, ये चीज को सीरियस नहीं लेते। बाकी हाँ देखो बात बहुत अच्छी करी है, साइंटिफिकली एक्सप्लेन जो इस तरह से इसने किया है ना, बहुत अच्छा किया है यार। मुझे कुछ बातें समझ आई, मुझे बहुत बातें समझ आई, ऐसा नहीं है मुझे नहीं आई, मैं हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। कुछ बातें मुझे समझ नहीं आई, जैसे कि जब ये केमिकल्स वगैरह की कुछ बातें कर रही थी मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि जाहिर सी बातें किसको आती है यार, हम कोई एक्टिव स्टूडेंट थोड़ी है साइंस के। लेकिन खैर कंटेंट की अगर मैं जहाँ तक बात करूँ ना तो हाँ यार इसका कंटेंट प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो भी अच्छा है, और इस जिस तरह से ये डिलीवर करती है स्क्रिप्टिंग इसकी जो है वो भी बहुत अच्छी है। इसके जो टॉपिक्स है ना वो भी बहुत डिफरेंस है। ऐसा है कि मतलब जैसे मान लो यहाँ पे ले लेते हैं क्रिकेट की, जैसे ट्रेंड चल रहा है तो इसका तरीका ये बोलेगी कि यार मैं क्रिकेट पे ना ऐसे बात नहीं करती कि इस तरह से जो है हो रहा है क्रिकेट में, ये हमारी पहले की लेगेसी, अब बाबर आजम अच्छा नहीं खेल रहा, नहीं। अगर क्रिकेट या फुटबॉल का ट्रेंड चल रहा है तो इसने बता दिया कि वाई फुटबॉल कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, सही है, इसने एक उसके बारे में फैक्ट बता दिया। तो ये इस तरह से चलती है लेके चीजों को, कि अगर इसको किसी चीज को कवर करना है ना तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ले लेगी और उसमें क्वेश्चन डाल देगी कि ये चीज क्यों जरूरी है या फिर ये चीज क्यों हो रही है, विच इज इंटरेस्टिंग यार। और मैं तुम लोगों को शर्त लगा के बता सकता हूँ तुम सारे हराम खोर, तुम लोगों ने इसको पहले डिस्कवर भी नहीं किया होगा। ये अभी जो इसका कोलैब आया ना जिया के साथ, इसके बाद ही डिस्कवर किया होगा तुम लोगों ने। मैं भी उस चीज में आता हूँ, बट तुम लोग जिस तरह से मुझे बोलने लग गए थे ना भाई इसको भी देखो इसको भी देखो, मैं समझ गया था अब क्यों बोल रहे हैं लोग, क्योंकि अभी लोगों ने ये वाली वीडियो देख ली है। तो खैर एंजॉय करो, और मैं इसके बारे में ये कहूंगा कि अच्छी कंटेंट क्रिएटर है, इसमें कोई अगर कीड़े निकालना चाहें तो हमें इसको फैक्ट चेक करना पड़ेगा, और वो मैं करता नहीं हूँ, सीधी बात है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी है, काफी टॉपिक्स भी अच्छे हैं जो ये कवर करती है। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि हसन रहीम वाला है कि ये क्यों ज़रूरी था, ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया, ये जस्ट एक साइड का फैक्ट है। तो मैं तो देखना चाहूँगा अगर किसी कंटेंट क्रिएटर को राइज होते हुए, तो मैं इसको देखना चाहूँगा, जो कि ये हो भी रही है। जिया की वीडियो के बाद से काफ़ी मेरी फीड में आ रही है, मैंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इसको, भाई कितने अफसोस की बात है यार। ऐसा कंटेंट बनाते हुए मैंने जिया को देखा था, बट जिया फिर जो है डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में आ गया, और फिर उसके बाद ये अपनी डॉक्यूमेंट्रीज पे ज्यादा गौर करने लगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज ना बेसिक होती हैं, हर बंदे को समझ आ जाती है, और डॉक्यूमेंट्री के अंदर ना एक स्टोरी छुपी हुई होती है, इसलिए वो ज्यादा इजी होता है लोगों तक पहुंचाना और उससे आउटकम लेना। ये जो कर रही है ना एट दी अदर हैंड, ये इजी नहीं है, क्योंकि इसमें स्टोरी टेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें हिस्ट्री है, मतलब इसमें हिस्ट्री बता रही है, ये इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रही है, इसमें साइंटिफिक थ्योरीज बता रही है उसके बारे में कि क्या होता है। जैसे कि चाय के बारे में जब इसने बताया तो इसने कुछ फैक्ट्स बताए कि चाय हमारे यहाँ नहीं उगती, उसके रीजन बताए कि क्यों नहीं उग सकती और वो कैसे उगती है, उसको क्या क्या चाहिए, ये सब डिटेल्स में इसने बताया। तो एजुकेशनल कंटेंट भी है। बाकी एंटरटेनमेंट की जहाँ तक बात करें तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट इसमें होने की जरूरत है। एंटरटेनमेंट का ये मतलब नहीं कि कॉमेडी डालना शुरू कर दो, करना शुरू कर दो, एंटरटेनमेंट वो नहीं होती। लाइक के ऐसी चीज जो ऑडियंस को आपके साथ स्टिक करके रखे, ऐसे टॉपिक्स जो कि ऑडियंस सुनना चाहे। तो आपने यहाँ पे एक वीडियो बनाई है वाई जेन जी नीडेड हसन रहीम। अब ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए अच्छी होगी जो कि हसन रहीम फैन है, बट ये ग्लोबली पूरे पाकिस्तानी अवाम को नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि वो शायद नहीं चाहते सुनना कि हसन रहीम क्यों जेन जी के लिए जरूरी है। जिया इस चीज को समझ गया था, और जिया ने अब जो है डॉक्यूमेंट्रीज पे शिफ्ट मार लिया और क्राइम स्टोरीज कवर करने पे शिफ्ट मार लिया। ये अभी शायद ये कर रही है कि जो इसको पसंद है उस बारे में बात कर रही है, उस टॉपिक पे बात कर रही है। जैसे कि मैंने चाय वाले पे देखा, इसने उस टॉपिक के बारे में बात करी, हसन रहीम वाले पे बात करी, यहाँ पे इसने उमैर के बारे में बात करी है। सो मेरा इसको अगर मैं कभी अगर इसको एडवाइस करना चाहूँ, वैसे तो मेरी अथॉरिटी नहीं बनती कि मेरे सामने इतनी अच्छी प्रोडक्शन वाला कोई क्रिएटर और मैं उसको एडवाइस करूँ, बट मैं अगर इसको और एडवाइस करना चाहूँ ना तो मैं इसको ये एडवाइस करूंगा कि ऐसे टॉपिक्स पे आना चाहिए इसको जो थोड़े ईजी हों आवाम के लिए समझना। तो बेसिक समरी मैं इसके चैनल की यहाँ पे ये देना चाहूंगा कि इसका कंटेंट अच्छा है, नो डाउट, इसकी नीश
नीश भी अच्छी है, एजुकेशनल कंटेंट बनाने वाले इतने ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में, और इसका जो एक्सप्लेनेशन का वे है वो बहुत यूनिक है, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आपको इससे एजुकेशन लेनी है ना किसी चीज़ के बारे में, तो आपको पहले से ही बहुत चीज़ों की एजुकेशन होनी चाहिए, तब आपको समझ आएगा। और आई थिंक अगर आपको बड़ी ऑडियंस चाहिए, आपको ज़्यादा ऑडियंस चाहिए, तो इस तरह से ये चीज़ वर्कआउट नहीं करती। जैसे कि अब मैं तो कोई नहीं हूँ ये बताने वाला, क्योंकि मैं कोई मिलियन सब्सक्राइबर्स पे नहीं बैठा हुआ, बट एज अ ऑडियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ कि आप अगर अपनी वाइडर ऑडियंस करना चाह रहे हो तो कैसे कर सकते हो। इसका तरीका यही होगा कि आप अपने चैनल को थोड़ा सा लेस कॉम्प्लिकेटेड बना दो। कैसे कि आप चीज़ों को जब एक्सप्लेन करो ना, तो इस जबान में करो, इस तरीके से करो कि एक आम इंसान जो कि कॉम्प्लिकेटेड जबान नहीं समझता, उसको भी आपकी बात समझ आ जाए। जैसे कि आप बात करते हुए बहुत ही मुश्किल वर्ड्स यूज कर लेते हो बीच में, जो कि एक बंदे को फिर डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि यार इस वर्ड का मतलब क्या होगा। सही है, तो एजुकेशन चैनल इस तरह नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा ये बुरा काम कर रही है, करिए अपने हिसाब से, रही है अच्छा कर रही है, प्रोडक्शन भी अच्छी है और एक्सप्लेनेशन भी अच्छी है, बट इसका तरीका जो है ना, इसका तरीका वो है, इसका तरीका समझाने का उस तरह से है जिस तरह ये अपने अराउंड के लोगों को समझाए। क्योंकि इसके अराउंड जो लोग होंगे वो जाहिर सी बात है ऐसे हो, इतने इनफ एजुकेटेड तो होंगे कि वो इस तरह की कॉन्वर्सेशन को समझ जाते होंगे। बट अगर आप वाइडर ऑडियंस के लिए एम कर रहे हो ना, तो आपको अपने आप को थोड़ा बेसिक करना पड़ेगा कि आप उस तरीके से बात करो या उस जबान में बात करो कि अगला जब आपको सुने तो वो फिर बोले अबे हाँ यार मुझे इसकी बात समझ आ तो गई है। ऐसे मैंने बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स देखे हैं जो कि भले एजुकेशन रखते होंगे बट वो बात बड़ी बेसिक जबान में करते हैं, क्योंकि उनको हर किसी को समझानी है वो बात, नॉट जस्ट एक तबके को समझानी है कि एक तबका जो है वो मेरी इस तरह की बात को समझ जाता है तो मैं इसी तरह समझाऊंगा। थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड वे है ना इसका, उसको इसे थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक होना पड़ेगा, इजी वे में समझाना पड़ेगा ऑडियंस को जो भी ये बताना चाह रही है। अब ये है कि देखो ऐसा नहीं है कि इसकी बात कोई समझता नहीं होगा, मैंने जैसे बताया कि ये एक टारगेटेड ऑडियंस के लिए बना रही है जो कि इस तरह की कॉन्वर्जेशन को आराम से समझ जाते हैं, बट हर कोई नहीं समझता। और यही मैं कहूंगा कि अगर इसका एम है कि इसने ऑडियंस बढ़ानी है तो इसको थोड़ा ईजी होना पड़ेगा समझाने के मामले में। बाकी अच्छा काम है सारा, टॉपिक्स भी अच्छे हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में लोग सोचते हैं बट बात नहीं करते, बट अगर इजी हो थोड़ा समझने के लिए तो फिर और ज्यादा ये चल सकती है, फिर इसको हम लोग बहुत आगे देख सकते हैं आराम से। क्योंकि अगर आपको वाइडर ऑडियंस चाहिए ना तो आपको बेसिक तो होना पड़ता है यार, वरना फिर अगर आप जितना आप कॉम्प्लेक्स कंटेंट बनाओगे ना उतना ही आपकी कम ऑडियंस होगी। अब जैसे हम नोलान की बात करें ना, अब नोलान जो है ना, क्रिस्टोफर नोलान जो है ना, वो भाई साहब जो है इतनी कॉम्प्लेक्स मूवी बनाते हैं जैसे कि टेनेट। अब उसकी वो मूवी कोई मुझे बता के दिखाओ किसी को समझ आई है, बट ये है कि कुछ लोग होते हैं वो वाना भी बनते हैं कि हमें ये समझ आती है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा डायरेक्टर है, उसने बड़ी बड़ी अच्छी मूवीज दी हैं, इंसेप्शन वगैरह मूवी दी है, और अभी ओपनहाइमर आई थी, वो भी लोग इसीलिए देखने गए थे क्योंकि नोलान भाई साहब जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मूवीज बनाते हैं, बट हम तो वाना भी इंटेलेक्चुअल बनते हैं तो हमें तो सब समझ आता है। हालांकि घंटा किसी को समझ नहीं आया, मुझे बता के दिखाओ स्टोरी क्या थी, तो वो बायोग्राफी, बट उसने एक्सप्लेन बड़े कॉम्प्लेक्स वे में की थी, जो उसका वे है। अब वो उसके पास ऑप्शन है करने का, क्योंकि वो पहले ही एक वाइडर ऑडियंस पकड़ के बैठा हुआ है, तो लोग कुछ ना देखा देखी में उसको देखने लग जाते हैं, जो लोग समझते भी नहीं है। अब आपकी जहां तक मैं बात करूँ ना, आप ये वे नहीं, आप ना बेसिकली नोलान वाला वे अपना रहे हो कि मैं कॉम्प्लिकेटेड करके बातें करना शुरू कर देती हूँ, एजुकेशन देना शुरू कर देती हूँ। एक तबका तो समझ जाएगा आपको और वो तारीफ करेगा, लेकिन कुछ गधे जो होंगे ना जिनको बेसिक लैंग्वेज नहीं समझ आती, खैर गधा क्यों बोल रहा हूँ मैं उनको यार, कुछ लोग होंगे ना जिनको सिर्फ बेसिक जबान में समझाया जाए तो उनको समझ आएगा, या इजी लैंग्वेज में उनको समझ आएगा, तो कुछ लोग देखा देखी देख भी लेंगे बट वो उसको एंजॉय नहीं करे, क्योंकि उनको उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। वो देखा देखी में एक दो बार देख लेंगे कि यार देखते देखे तो क्या बनाती है, हाँ देख लिया, अच्छा कंटेंट है, समझ कुछ नहीं आया। जब मूरू के साथ भी यही हिसाब है, किसी को पता नहीं है कि मूरू अच्छा क्या बनाता है, बस बोलते हैं अच्छा बनाता है। क्या अच्छा बनाता है? क्या सिनेमेटोग्राफी? हाँ भाई वो तो हमें नजर आती है, बहुत ही अच्छी, आपने हमें नोटिस करवा दी चीज सिनेमेटोग्राफी। क्या स्टोरी, जिस तरीके से वो पूरी एक स्टोरी बना के पेश करता है एक चीज को, इवन वो एक छोटा सा भी व्लॉग बना रहा होगा ना, जो उसने बनाया था अपना डेली व्लॉग टाइप शिट कुछ बनाया था, उसको भी उसने इतने अच्छे तरीके से डिलीवर किया था यार, मैंने देखा था। बट लोग सिर्फ और सिर्फ मूरू को इसीलिए अच्छा बोलते होंगे क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना हुआ है कि यार ये ना बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाता है, बस अच्छा बनाता है, हम तो यही देखते हैं। अब जुनेजो जो है ना, जुनेजो की मैं बात करता हूँ, जुनेजो बहुत बेसिक है। बेसिक
होना कोई बुराई नहीं है, बेसिक होना एक्चुअली में आपके लिए फायदेमंद है एज अ कंटेंट क्रिएटर। इसलिए आप देखोगे कि जुनेजो को इतना टाइम नहीं लगा मिलियन रीच करने में जितना मूरू को लगा था। अपनी क्रिएटिविटी आप रखो, अपनी क्वालिटी भी रखो, प्रोडक्शन भी रखो, बट आपकी जबान सामने वाले को जो अवाम है उसको समझ आनी चाहिए, ना कि एक तबके को समझ आनी चाहिए, क्योंकि आपको वो तबके से लोग उठाने में काफी टाइम लगेगा और आप श्योर भी नहीं हो कि उस तबके के सारे लोगों को आपकी वीडियो पसंद आई। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसको थोड़ा सा बेसिक होने की जरूरत है। बाकी इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छी है, टॉपिक्स भी अच्छे हैं, सब सही है इसको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बेसिक होने की जरूरत है जिससे ये वाइडर ऑडियंस रीच कर पाए। वरना अगर ये इसी तरह की रहेगी, मुझे इसकी कुछ ग्रोथ खास आगे नजर नहीं आ रही, जो कि मैंने बहुत लोगों में पहले देखा है। ये कोई बुराई नहीं है अगर आप कॉम्प्लिकेटेड होकर बता रहे हो चीजों को, ये आपका अपना वे है बताने का। मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको ज्यादा ऑडियंस चाहिए तो आपको बेसिक होना पड़ेगा, वरना अगर आप इसमें खुश हो आप यही करते रहो, कोई मसला नहीं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप ग्रो करना चाहते हो या आप स्लोली आगे बढ़ने में बिलीव कर रहे हो। मेरे हिसाब से जिस तरह का इसका कंटेंट है ना प्रोडक्शन वाइज, क्योंकि ज्यादातर लोग पहली चीज प्रोडक्शन नोटिस करते हैं कि यार वीडियो एडिट कैसी हुई हुई है, थंबनेल कैसा है और ये सब चीजें। तो जितना आपका तो प्रोडक्शन के हिसाब से तो आपके पास पूरे पॉइंट्स हैं। एक्सप्लेनेशन में भी अगर आप थोड़ी सी लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाओगे ना तो फिर आप वाइडर ऑडियंस को आराम से रीच कर लो। और रिमेंबर, ये आपकी कोई बुराई नहीं है अगर आप कॉम्प्लिकेटेड होकर बता रहे हो चीजों को या फिर एक सर्टेन वे में बता रहे हो जो कि इजी नहीं है समझने के लिए। तो ये आपकी एक क्वालिटी है, ये आपका एक कह लो वे है जो आपने चूज किया है। अगर आप दूसरा वे चूज करते हो तो मैं जस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद ज्यादा हो सकता है। वरना आप ये वे अपना के रखो, इसमें भी कोई नुकसान नहीं है, इसमें भी कोई बुराई नहीं।